नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संवाद। कार्यक्रम है शून्य से सफलता। आज मेरे साथ है करौली की एक ऐसी शख्सियत, सवाई माधोपुर से करौली आए, इंडियन गैस एजेंसी की स्थापना की और अपनी एक अलग पहचान बनाई। समाज सेवा का कार्य हो या उद्योग का, इनका एक व्यवहार ऐसा है कि इनसे कोई लड़ाई की कोशिश आसानी से करता नहीं है। टीकाराम जी, मैं आपका पहले बहुत स्वागत करता हूँ। इंडियन गैस एजेंसी की स्थापना करौली में 28 मई 1989 को हुई। टीकाराम जी का अगर मूलतः परिवार देखें तो सपोटरा तहसील के काचौड़ा गांव से इनका निवास है। वहां से ये सवाई माधोपुर पहुंचे। सवाई माधोपुर में एलडीसी थे कलेक्टेड में। इंडियन गैस एजेंसी की उसी दौरान जगह निकली, इन्होंने आवेदन किया। 3 लोगों ने आवेदन किया, बड़े बड़े लोगों ने आवेदन किया और किस्मत के धनी रहे कि एजेंसी यहाँ इनके नाम खुली। उसके बाद इनकी जिंदगी में उथल पुथल में क्या रहा, कैसे सफलता प्राप्त करी। टीकाराम जी, मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपकी एजेंसी आपके हाथ कैसे आई, क्या कारण है? एजेंसी हमने पहले ऑयल सर्जन बोर्ड बना हुआ था। उस ऑयल सर्जन बोर्ड में हमने जब वैकेंसी निकली तब अप्लाई किया था। अप्लाई करने पर इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन हुआ कि मेरा 3 नंबर का पैनल था। सर्वे रिपोर्ट में हमारा प्रथम नाम आया और हमें एजेंसी सेलेक्ट हो गई। एजेंसी सेलेक्ट होने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, क्योंकि मेरे पिताजी तहसील में पियोन थे और हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी। तो यहाँ पर आकर के मैंने सुरेश जी आंध्रे वालों से लोन पर जमीन खरीदी। उन्होंने मुझे फाइनेंस किया और लोन पर गोडाउन की जमीन मुझे मिल गई। ये मेरी पहली नहीं, आप बताएं एजेंसी में किन किन लोगों ने उस समय आवेदन किया, उनके क्या नाम थे और आपके नाम कैसे किस्मत रही? ये नहीं थी तो फिर आपकी एजेंसी की शुरुआत करौली में हुई। करौली हुई 1989 में। उसके बाद फिर क्या गति चलती रही आपकी? नौकरी छोड़ दी? नौकरी छोड़ने के बाद ही एजेंसी मिलती है। रिजाइन करना पड़ा मुझे। हाँ। लेटर मिलने से पहले जी मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन किया, गोडाउन वगैरह बन गए, एजेंसी बन गई। अच्छा, थोड़ा आप ये बताएं कि आपने उस समय सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी थी? कोई बड़ा वो है कारण? कई लोग उसका कारण क्या था कि जब मैं 78 में एलडीसी था जी तो हमें 395 रुपए सैलरी मिला करती थी जी तो मैं काफी मंथन करता है कि 395 रुपए में गृहस्थी कैसे चलेगी। जी तो उस दौरान मैंने एलबीएस कॉलेज से एलएलबी सेकेंड ईयर तक कर ली। जी उसके बाद पी शिवशंकर जी पेट्रोल मिनिस्टर थे। उन्होंने पहली बार पेट्रोल प्रोडक्ट पर रिजर्वेशन किया था SC/ST का। जी मैं कलेक्टेड के रेवेन्यू सेक्शन में था। तो वहां पर जितने भी जिले के पेट्रोल पंप गैस गोदाम के लिए कन्वर्जन होता था वो मैं खुद ही करता था। जी तो मैं धीरे धीरे पूछता रहता कैसे मिलती है, क्या मिलती है। तो हम भी उस क्यू में लग गए। राम कुमार जी मीना MP साहब थे, इन्होंने भी हमारी काफी मदद की। मंत्री जी से इन्होंने सिफारिश की। इनका काफी सहयोग रहा हमें एजेंसी दिलाने के अंदर और स्टेब्लिश हो गई। करौली वासियों ने भी काफी सहयोग किया, तन मन धन से हमें सहयोग किया, इसलिए हम स्टेब्लिश हो गए। आप करौली आए जब अकेले आए थे या कोई और भी था? मैं अकेला आया था। मेरे साथ शंकर गोपाल के बच्चे हैं, खेमचंद जी गुप्ता जी। ये मेरे साथ एलडीसी थे, वहाँ सहपाठी थे, इन्हीं के साथ में आया था। ये इन्होंने मेरी जानकारी करवाई थी। करौली रहने वाले कहाँ रहते हैं? करौली इसमें चौधरीपाड़ा में। चौधरी। अच्छा, उस समय आप आए तो किसका सहयोग आपका विशेष तौर पर रहा करौली में? करौली में सभी का सहयोग रहा। जिसको भी मैंने निवेदन किया फाइनेंस के लिए किया और किसी के लिए किया, किसी ने हमें मना नहीं किया। सबने हमें बढ़ चढ़ के सहयोग किया और आज 30 साल हो गए, 30 साल से सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, आप थोड़ा बताएं उस समय की एजेंसी और आज की एजेंसी में अंतर कितना है? उस समय पर गैस कनेक्शन मिलते नहीं थे। हाँ, आसानी से नहीं मिलता। आसानी से मिलता नहीं था। प्रायोरिटी सेक्टर लो, फिर MP कोटे से लो, तब जाके मिलते थे। अलॉटमेंट कभी 100 का हो गया, कभी 50 का हो गया। अब ओपन मार्केट हो गया। हाँ। अब इस ओपन मार्केट में कोई कमी नहीं है। मर्जी आते कनेक्शन दो, मर्जी आते रिफिल सेल करो। हाँ। तो इसलिए ये दौर ज्यादा अच्छा है। ये दौर अच्छा है। इस दौर में शिकवा शिकायत नहीं है। कस्टमर को गैस भी टाइम पे मिल जाती है, हमें माल खरीदने में दिक्कत नहीं है, मर्जी आता बेचो। ये दौर सबसे बेहतर दौर है। ये बदलाव कैसे हुआ? अब ये तो भारत सरकार का सरकारी पॉलिसी का सब उन्होंने सब्सिडी। उस समय जब आपने एजेंसी शुरुआत की थी उस समय काफी मारा मारी रहा। उस समय 59 रुपए का सिलेंडर मिला करता था। 59 रुपए का सिलेंडर मिला करता था 1989 में। और आज 916 रुपए का सिलेंडर है। 916 रुपए का सिलेंडर है। 20 गुना बढ़ गया, 20 गुना रेट बढ़ चुकी। लेकिन उस समय मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय कितना महत्व था एक सिलेंडर का? सिलेंडर उस समय जब हमने एजेंसी ली थी तो हमारे बोर्ड पर आइडियल फ्यूल फॉर मॉडर्न लिविंग लिखा हुआ आता था।
आधुनिक जीवन के लिए आदर्श ईंधन जी। वो अब हटा दिया गया है। हाँ अब ये सबके लिए कर दिया गया है। उज्ज्वला कर्मचारी है, गरीब को भी गैस मिल सकती है। हाँ। उस वक्त गरीब की गैस खरीदने की हैसियत नहीं थी। उस समय VIP हुआ करता था। VIP हुआ करता था। तो काफी मारामारी मस्ती थी, जैसे हमारे सिफारिशें आती थी, मेरे बच्चे के नाम कर दे दो, मेरे नाम कर दे दो, हम लोग नहीं दे पाते थे। हाँ। फिर भी दाएं बाएं से करते कैसे कर करा के उनका एडजस्टमेंट कराते, MP कोटे से आता उसमें देते। तो सिलेंडर के लिए आपकी भी काफी सिफारिश वितरण के लिए करते होंगे आप इस समय? सिलेंडर की वितरण के लिए क्या है कि मुझे प्रशासनिक अनुभव था। हाँ तो मैं क्या, जब भी शॉर्टेज आई तब DSO साहब से कह करके और क्या नाम से गवर्नमेंट हमारी कंपनी के लिखवा देते थे, तो हमारा अलॉटमेंट कोटा बढ़ जाता था। तो उससे हमारा पर कैपिटा 10 kg का था उस वक्त। 10 kg जब क्राइसिस था राजस्थान में, तब भी मैं करौली को 10 किलो गैस पर कस्टमर मिला करती थी। जी। तो करौली वासियों को गैस की ज्यादा किल्लत कभी सही नहीं। गैस एजेंसी शुरू आपने चलाई कभी? इसमें पार्टनर भी बनाया आपने कोई? नहीं, कभी नहीं। सेल्फ आपकी चली। तो आपका फिर परिवार कब स्थापित हो गया करौली में? करौली में मैं 91 में आ गए थे मेरे बच्चे। 98 में आ गए थे? 91 में। जहाँ पे जगह पे रह रहे हैं ये कब से? नहीं, ये तो मैंने काफी बाद में बनाई है। पहले सबसे पहले मैं व्यास सदन में रहा था किराए पर। उसके बाद मोतीलाल जी के मकान रहा, फिर कसेरों के में रहा, फिर ये क्या नाम से इधर आ गया, फिर मकान बना लिया, मकान में आकर एस्टेब्लिश हो गया। करौली में आप एस्टेब्लिश हुए, पॉजिटिव रूप से काम किया। सुना एक बार आप चुनाव भी लड़े? हाँ, मैं चुनाव लड़ा था भाई, सभी लोग सुन लीजिए। टीकाराम जी एक बार करौली में स्थापित होने के बाद पॉजिटिव रूप से काम किया। चुनाव भी लड़े, क्योंकि मेरे यहाँ के मीनाओं की रीति नीति और जनार्द सिंह जी का तेज आवाज में बताएं। जनार्द सिंह जी का जो सिस्टम था, जो औरतें पल्ला झाड़ के ढोल दिया करती थी लाइन लग के, तो हमें सवाई माधोपुर कल्चर और यहाँ के कल्चर में चुनाव कब लड़े आप? अंतर नहीं था। सुब्रा सिंह जी सुब्रा सिंह लड़े, जनार्दन सिंह जी का लोग कांग्रेस से थे, वो भी लड़े थे। ये मन में मकसद क्यों हुआ कि चुनाव लड़ो? कारण क्या रहा? उसका कारण क्या था कि सवाई माधोपुर की राजनीतिक परिस्थिति और करौली की राजनीतिक परिस्थिति सेम थी जी। सवाई माधोपुर में मोतीलाल जी जब भी चुनाव लड़ते थे तब 16.5, 17, 18,000 वोट उनको मिलते थे। एक बार वहां पर 6 एंगल हुआ था। 6 एंगल में मोतीलाल जी एमएलए बन गए। तो मैं इनको ये कहता था कि तुम चुनाव तो लड़ो, करौली में ना हो। हाँ, हार जीत आगे की बात है। तब सुरेश जी के लिए 6 एंगल आया, सुरेश जी एमएलए बन गए। आप चुनाव लड़े थे, आपको कितने वोट पड़े? मुझे बहुत कम वोट पड़े थे। शायद अट भी गया था, एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए बीच में ही। आपको चुनाव लड़ने में किसने प्रेरित किया, किसने उकसाया? किसी ने नहीं किया। मैंने कहा कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति मीणाओं के लिए हित करे, लड़ना चाहिए, हारना कोई महत्व नहीं रखता है। और लड़े, धीरे धीरे सब। अब सुरेश जी बन गए, सुरेश जी बाद अभी दो रह ही गया, लाखन जी बन गए, भविष्य में बनते रहेंगे। तो आपने शुरुआत करी उस समय? हमने शुरुआत की। उस समय किस किस का योगदान रहा आपके लिए? नहीं, किसी ने योगदान नहीं दिया, किसी ने मना भी नहीं किया। मना नहीं किया क्योंकि यहाँ लड़ टिका लड़। अच्छा, आपने और ऐसे क्या क्या नए प्रयोग किए? नहीं, और तो नहीं किया। जैसे एक भोजनशाला चलाई यहाँ पर। भोजनशाला की क्या कहानी है? इसकी कहानी क्या थी? भोजनशाला की कहानी बताया। मदन मोहन जी के अंदर पत्तल जो मिलती है वो सीमित है जी। उन पत्तलों को टुकड़े करके ही बढ़ाया जा सकता है जी। वो भी गरीब को इससे में नहीं आती है। तो मैं एक आध मित्रों से भी कही, मैंने कहा यार एक निःशुल्क भोजनशाला चालू कर देते हैं जिससे गरीब को भोजन यहाँ मिले। मुझे अनुभव है इस बात का कि हमारे 2 मंदिर है, उनके पुजारी है सवाई माधो, बाकी माता मंदिर और वीर तेजा जी की। तो दान अपने आप आता है। अच्छा संचालन फिर चालू करी हमने। आज 16 साल हो गए निःशुल्क भोजनशाला मां अन्नपूर्णा के नाम से चलते पुरानी नई सब्जी मंडी के अंदर। और आज भी हमने किसी से दान नहीं लिया। कैशलेस भोजनशाला चालू है। कैशलेस का क्या सिस्टम है सर? कैशलेस का सिस्टम ये कि हम नगद दान किसी से नहीं लेते। सैलरी हमारे 5 आदमी देते हैं और आटा, दाल, चावल ये हमारे डोनेटिव द्वारा आ जाता है। तो इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं आप लोग? डोनेट लेते हैं? नहीं, किसी से नहीं लेते हैं। जो हमारे मेंबर हैं, जो डोनेटी है, सेल्फ डोनेटी, वो अपने आप खुद सामान भेज देते हैं। कितने लोग हैं आपके इसमें? गैस तो मेरी तरफ से फ्री है। गैस आपकी ओर से फ्री है? गैस हमारे तरफ से 5 आदमी मिल करके इसके अंदर है जो सैलरी देते हैं। अजय सिंह जी है, डॉक्टर व्यास है और क्या नाम से डॉक्टर बच्चों का है, क्या नाम उनका? रामकेश जी है। इस तरह करके 5 आदमी उसमें सैलरी दे देते हैं। देवेंद्र जी हैं, भारद्वाज। तो ये आपका सिस्टम जब से ये सिस्टम चल रहा है और आज तक अनवरत चल रहा है। इसमें कभी कोई अडल नहीं आया किसी तरह का। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे, 1 बच्ची है। एक बच्ची, सबकी शादी हो गई? नहीं, एक बच्चा, 1 बच्ची शादी कर दी है। 1 बच्चा अनमेरिड है। उसकी बच्चे वाला। तो क्या टीकाराम के बच्चे इतने एक्सपर्ट नहीं है पढ़े लिखे जो आप पढ़े? नौकरी लगी किसी की?
जी नहीं, मेरा एक बच्चा तो डेवलप है हाँ। और छोटा बच्चा जो है इसको मैंने IAS कोचिंग के लिए राउस कोचिंग सेंटर है दिल्ली के अंदर, वहाँ 1 साल तक रखा, लेकिन ये कैच नहीं कर पाया। अब छोटी नौकरी दिलाने की मेरी इच्छा नहीं थी कि हमारी संभालेगा कौन जी। इसलिए पैसे के लिए नौकरी की जाती है, पैसे के लिए व्यापार किया जाता है। तो मैंने व्यापार अच्छा समझा कि व्यापार में डेवलपमेंट करेगा तो फायदा रहेगा, जी। तो आने वाला ये रिश्वत वगैरह का तो रहेगा नहीं हाँ। कि जिससे आदमी अपने आप को सर्वाइव कर ले। जी। तो इसलिए मैंने व्यापार में ही डालना मैं समझा और अब वो मेरे श्रीराम जी, जैसे आपको सभी माधापुर में बचपन बीता है आपका जी सर। प्रॉपर, कौन सा मंदिर है आपका? बाकी माता मंदिर बाकी? शहर सवाई माधोपुर के अंदर राजबाग के पास बाकी माता मंदिर है। बाकी माता मंदिर। और तेजा जी? अभी तेजा जी हमारे जनरल हॉस्पिटल के पीछे है, वो उनकी आप पुजारी हैं एक तरीके से, वहाँ जाते हैं कभी वहाँ कभार? जाते हैं। नवरात्र? नवरात्र में वहीं रहता हूँ, हमारे ताऊ जी के बच्चे पूजा करते हैं। तो जैसे नवरात्र में वहाँ आप जाते हैं। आपको कभी ध्यान है कि बचपन में आप किन आर्थिक परिस्थितियों से गुजरे? नहीं सर, हमने कभी ये जो अभाव सहन नहीं किया। अभाव सहन नहीं थे, बहुत बड़ी बात, स्पष्ट बात स्वीकार कर रहे हैं। नहीं कभी ये बीमारी हुई, हमें तो पता ही नहीं इंजेक्शन कैसे लगता है आज तक। अच्छा, इंजेक्शन का ही पता नहीं है कैसे लगता है। मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, आज के वर्तमान युग में सभी समाजों के लड़कों में शिक्षा का जो नया बदलाव आ रहा है, तो इतनी मेहनत कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनको नया प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि सरकारी नौकरी तो लगभग सीमित दायरे में। आने वाला युग व्यापार के लिए भी क्रिटिकल रहेगा। कैसे रहेगा? उसका कारण क्या है कि FDI आने से जी। हर चीज ऑनलाइन हो जाएगी। हाँ। अब आप देखिए, आपको जूते ऑनलाइन आ रहे हैं, कॉस्मेटिक्स का व्यापार खत्म हो गया, हाँ। इसी तरह परचूनी का भी धीरे धीरे व्यापार खत्म हो जाएगा। तीसरा, ये जो नया कानून आया है, इसके तहत फूड इंस्पेक्टर रैंक का एक इंस्पेक्टर रखना पड़ेगा, तब आप मिठाई की दुकान संचालित कर पाओगे, तो वो भी पैकिंग की ओर चला जाएगा। आने वाले समय में सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक ऐसा व्यापार रहेगा जिसमें डेवलपमेंट के चांस रहेंगे। नहीं, व्यापार तो खत्म नहीं होगा, बदलाव जरूर होगा। बदलाव हो जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर की तरफ आदमी का रुझान बढ़ने लग जाएगा। एग्रीकल्चर, तो आप इंटरेस्टेड है एग्रीकल्चर में? नहीं, हाल फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्टेड तो है। एग्रीकल्चर जमीन लेके रख ले। एक आपसे, आपकी सफलता में आपकी पत्नी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है? हमारी सफलता में हमारी पत्नी का पूरा महत्व है। फाइनेंस मैनेजमेंट पत्नी ही देखती है। टीकाराम जी बड़ी व्यापार में भी ईमानदारी स्वीकार कर रहे हैं, फाइनेंस भाभी जी देखती हैं। व्यापार में भी वो ऊपर से घर से बैठे बैठे मोबाइल से ही हाँ। अपने कर्मचारी को टैकल कर लेती है और पूरा व्यापार में सही हो गए। फाइनेंस उनका है, बाकी प्रशासनिक काम आपका है। प्रशासनिक काम में प्रशासनिक काम टीकाराम जी का, फाइनेंस भाभी जी ही देखती है। और धीरे धीरे अपना काम बच्चों की तरफ ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। बच्चे को मेरी दुकान पर बिठा दिया ऑफिस में, तो ऑफिस वो संभालते हैं। आप लगभग रिटायरमेंट के दौर पे हैं। रिटायरमेंट में ही है, तो खर्चा ले लेते हैं बस। अब रिटायरमेंट के बाद फिर क्या प्लानिंग है आपकी? रिटायरमेंट के बाद लास्ट प्लानिंग मेरी वृद्धावस्था आश्रम खोलने की है। टीकाराम जी वृद्धाश्रम खोलने की प्लानिंग है, सुनिए भैया। उसके अंदर निःशुल्क वृद्धावस्था आश्रम तो नहीं चला पाएंगे, लेकिन शुल्क वाला अच्छा स्टैंडर्ड का वृद्धावस्था आश्रम खोलने की एक हार्दिक इच्छा है। यदि बंसी वाला सुन लेगा और जीवन के साथ वृद्धाश्रम खोलने की टीकाराम की जी की एक इच्छा है। आने 60% लोगों के एक बच्ची है जी। कोई अमेरिका चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, मकान सब बड़े बना लेते हैं, उसके बाद अकेले एक बुड्ढा बुड्ढी है, हाँ। एक बुड्ढी मर गई, बुड्ढा रह गया, उसका जीना दुर्लभ है। दुर्लभ। उनको सेफ्टी देने के लिए आने वाला युग वृद्धाश्रम आश्रम का भी आएगा और इसकी बहुत अच्छा स्कोप रहेगा इसका। धन्यवाद। ये थे टीकाराम जी बिना, इंडियन गैस वाले के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद सर, थैंक यू।